नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपको आपके आने वाले सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, रेट और सभी प्रकार की टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये मैथ्स का हमारा 7th पार्ट है, जहाँ पर आप कुछ पार्ट हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं और आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 50, 4 की घात 40, 5 की घात 30 और 6 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए घात जो है वो दे रखी है और नीचे संख्याएं, आधार संख्याएं अलग अलग दे रखी है, घात भी अलग अलग है। यदि घातें समान होती, आधार संख्या समान होती तो हम देखते से ही उत्तर को निकाल सकते थे, परंतु यहाँ पर दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है और इनकी घातें दे रखी है ना, तो इनको आपको समान बनाना होगा और समान बनाकर आप आसानी से उत्तर देखकर ही निकाल देंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको नीचे हम थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे 3 की घात 50 है तो इसको हम थोड़ा सा रूपांतरित करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि 3 की घात 50 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 गुण की घात 10। देखिए यहाँ पर जो 50 था तो 50 को हमने इस प्रकार से तोड़ दिया, क्योंकि जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो घातों का आपस में गुणा होगा और ये 3 की घात 50 में परिवर्तित हो जाएगा। तो 3 की घात 50 को हमने इस प्रकार से चेंज करके लिख दिया 3 की घात 5 की घात 10, है ना। इसी प्रकार से 40 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 की घात 40 को, तो 4 को हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 और 4 की घात बना लेते हैं यहाँ पर 4 और फिर इसकी घात बना देते हैं यहाँ पर 10। इसी प्रकार से 5 को लिख देते हैं 5 की घात 30 को, तो 5 की घात को हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और इसकी घात को लिख देते हैं 10। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 6 की घात को लिखेंगे, तो 6 की घात को हम 2 लिख लें और इसकी घात को 10 लिख लें। यानी घात को आपको इस प्रकार से चेंज कर देना है। अब देखिए जब आप इस प्रकार से चेंज कर देंगे तो 3 की घात 5 का मतलब कितना होता है। तो 3 की घात 5 का मतलब होता है 3 का 5 बार गुणा आसानी से कर सकते हैं। 3 का 50 बार तो बहुत मुश्किल था, पर 3 की घात 5 का आप आसानी से करते हैं। 3 जैसे 3 3 9 और 9 का 9 में कर सकते हैं, तो मतलब 81, तो 4 बार में आपका 81 और फिर एक बार और 3 का करेंगे तो ये हो जाता है 243, ठीक है ना, 243 और इसकी घात हम लिखेंगे 10। इसी प्रकार से 4 की घात 4 का मतलब होगा 4 का 4 में गुणा करते हैं 16, 16 का 16 में करते हैं तो ये हो जाता है 256। तो 4 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 256 और इसकी घात बचेगी यहाँ पर सिर्फ 10। इसी प्रकार से हम 5 की घात 3 को चेंज कर देंगे। 5 की घात 3 का गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाता है 125 और इसकी घात हो जाएगी 10। इसी प्रकार से 6 की घात 2 मतलब कि 36 और 36 की घात हो जाएगी यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर हमने घातें सबकी एक समान कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो संख्या बड़ी है और जिसकी घात 10 है वही आपका उत्तर है। तो यदि हम देखते हैं तो 4 की घात जो 40 था, बी वाला विकल्प था, ठीक है ना, तो इसी को देखें यहाँ पर 256 आया और इसकी घात है 10। यहाँ पर 243 है, यहाँ 125 है, यहाँ 36 है। तो निश्चित ही यहाँ पर जो 256 होगा, 256 की घात 10 ये बड़ा होगा सबसे, और फिर 243 की घात 10 और इससे छोटा होगा 125 की घात 10, ठीक है ना, और इससे सबसे छोटा होगा 36 की घात 10। अब देखिए यदि हम देखें तो ये कौन कौन सी संख्या के, तो 256 जो था ये था 4 की घात 40 का, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 4 की घात जो 40 है वो सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर। इसके बाद 3 की घात 50 और इसके बाद इससे छोटी जो होगी वो होगी 5 की घात 30 और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर होगी 6 की घात 20। तो इस प्रकार से इसमें हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प बी, जहां पर 4 की घात 40 होगा उत्तर इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए के उन सभी संभावित मानों के लिए, तो ए के उन सभी संभावित मान यानी कि ए के मान यहाँ पर एक से ज्यादा होंगे, ये आपको मिल रहा है सभी संभावित मानों के लिए, जिनके लिए 4 अंक की संख्या जो है 547, और यहाँ पर लिखा ए, मतलब ये 4 अंक की संख्या थी, इसमें एक अंक नहीं दे रखा है और को 3 से विभाज्य, ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर इसका योग क्या होगा। तो देखिए, यदि हम देखते हैं तो कहने का मतलब प्रश्न थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हमें जैसे ए के उन सभी संभावित मान के लिए, तो ए के मान तो यहाँ पर एक से ज्यादा होंगे और जिनके लिए 4 अंक की जो संख्या होगी वो 3 से विभाज्य है, तो उन सभी का हमें जो भी मान है ना, उन सभी का योग बताना है कि उन सभी का योग कितना होगा। तो देखिए, यदि हम संख्या को देखते हैं 5, 4, 7 और यहां लिखा है ए, ए की जगह पर हम कौन कौन से मान यहां पर रख सकते हैं जिनसे ये जो हमारे 4 अंक की संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए, 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है उसको आप ध्यान दिया हो, पहले भी कुछ क्वेश्चन हमने इस टाइप के लिए थे। तो 3 से विभाज्य का नियम होता है कि सभी जितने भी अंक दे रखे हैं सभी का जो योग होता है, सभी अंकों का योग यदि वो 3 से विभाज्य होता है, ठीक है ना, 3 से विभाज्य हो तो आपकी इस पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो यदि हम यहां पर देखते हैं तो 5 और 4, 7 और ये ए, तो देखिए ए के जगह पर हम क्या रख सकें, तो उसके संभावित मान हमें दिखाना है जिससे कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए, यदि हम इन अंकों का योग करते हैं तो 5, 4, 9 और 7 हो जाते हैं 16, और यहां पर यदि हम ए के जगह पर पहली बार रखते हैं तो यहां पर बन जाएगा इन सभी का योग 18, और 18 जो होता है इसे 3 से विभाजित किया जा सकता है, तो आपका एक मान निकल के आ जाता है यहाँ पर 2। अब यदि हम यहाँ पर ए की जगह पर अगली बार 5 + 4 + 7 + 2 के बाद हम जिसे 3 रख कर देखेंगे तो 3 रखेंगे तो ये 19 होगा, नहीं जाएगा। फिर 4 रखेंगे, नहीं जाएगा। 5 रखेंगे, 21 होगा, तो बिल्कुल भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4, 5, 9, 9, 5, यहाँ पर 14, 14, 7, 21, तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर 21/3 3 से विभाजित होगा, तो ए का यहाँ पर हमने दूसरा मान देखा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला मान हम देखेंगे तो अगला मान हम यहाँ पर रखेंगे 8, ठीक है ना। 5, 4, 9, 9, 7, 16 और 16, 8, 24, तो यहाँ पर अगला मान जो होगा हमारा ये होगा 8 और फिर ये 3, तो ये 24/3 यानी कि ये संख्या भी, तो अगला ए का मान हमें मिलता है 8। तो ए के अब जैसे हम 8 के ऊपर जाएंगे 9, 10, 11, तो हमारी संख्या यदि हम 10 से ऊपर गए या 10 को भी लिया 9 से ऊपर तो हमारी संख्या 5 अंक की हो जाएगी। तो हमें 5 अंक की संख्या नहीं, सिर्फ संख्या को 4 अंक की ही रखना है। वो सब मान, संभावित मान हमें ज्ञात करने थे जो हैं 2, 5 और 8। अब देखिए, प्रश्न ने कहा था कि उनका योग बताना है, जो विभाज्य है ना, 3 से विभाज्य है, उन सभी का योग क्या होगा। तो यदि हम देखें यहाँ पर 2, 5 और 8 का योग करें तो ये हो जाता है 15। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन सभी का योग होगा विकल्प बी, इसमें सही उत्तर, ठीक है ना। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है और इनके सबसे बड़े कोण के समपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग क्या है। अब देखिए, एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न लागू कर दिए हैं, है ना, क्योंकि पहले तो हमें अनुपात दिया है और फिर इसी अनुपात को लेकर के हमें इसके सबसे बड़े कोण, छोटे कोण को ज्ञात करना होगा, फिर उनका पूरक संपूरक ज्ञात करना होगा और फिर पूरक संपूरक का यहाँ पर योग ज्ञात करना होगा। ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न में 3-4 बातें एक साथ मिला करके रख दी गई है। तो चलिए पहले तो हम चतुर्भुज पर आते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं इनका योग होता है
360। अब यहाँ पर कोण नहीं दे रखे, अनुपात दे रखा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि इसके कोण, ठीक है ना, माना कि चतुर्भुज के कोण जो हैं ये 2x, 3x, 5x और 8x हैं, ठीक है, और इन सभी का योग होगा 360। तो 3 2 5 5 10 8 18, तो 18x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटे 18 यानी कि 20 डिग्री, ठीक है। तो x का मान मिल गया 20 डिग्री। अब हमने ये मान क्यों निकाला, क्योंकि अब हमें बड़े कोण और सबसे छोटे कोण पर जाना होगा। तो यहां पर हम बात करें सबसे बड़े कोण पर, तो देखिए सबसे बड़े कोण की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोण, ठीक है ना, बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 8x, तो 8x 8 गुणित 20 बराबर 160। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोण है, इसी बड़े कोण का हमें क्या निकालना है, समपूरक कोण। तो सबसे बड़े कोण का समपूरक क्या होगा, तो देखिए इसका बड़े कोण का समपूरक कोण, तो यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बड़े कोण से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसका समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 हो। तो 160 तो ये खुद है, तो इसमें कितना और जोड़ दिया जाए कि इसका एक योग 180 बन जाए, तो यहाँ पर इसका समपूरक कोण हो जाएगा 20 डिग्री। और आप चाहें तो 180 से इसको 160 को घटा दें तो भी आप ये निकाल सकते हैं। तो समपूरक कोण हो गया इसका 20 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं छोटे कोण की। तो यहाँ पर सबसे छोटे कोण की बात करें, सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण यहाँ पर है 2x, ठीक है, तो 2 गुणित 20 ये हो गया 40 डिग्री। अब यदि हम इसके सबसे छोटे कोण के पूरक कोण की बात करें तो इसका पूरक, ठीक है ना, इसका पूरक कोण क्या होगा, तो इसका पूरक कोण होगा 50 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण मतलब ऐसे कोण जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो 40 डिग्री ये है और इसका पूरक होगा 50, क्योंकि 40 50 यहाँ पर हो जाते हैं 90, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पूरक, ये हो गया इसका समपूरक। अब इस पूरक और समपूरक का योग कितना हो रहा है, तो ये देखिए 20 डिग्री और 50 डिग्री, यदि दोनों को हम जोड़ते हैं 20 डिग्री और 50 डिग्री तो ये बन जाएगा 70 डिग्री। और 70 डिग्री, यहाँ पर डिग्री का निशान नहीं लगा है, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूं इसमें, ये लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प जो डी होगा ये बिल्कुल इसके लिए सही होगा, जहां पर इनका योग 70 डिग्री होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है और जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है, और यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी संगत ऊंचाई निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है और एक वृत्त है और दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर, ठीक है ना, ये चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही साथ दिया है जिसका परिमाप, तो देखिए ये जिसका परिमाप, तो ये परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है और ये है वृत्त का परिमाप, ठीक है। और यदि त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम आते हैं वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप जिसे हम उसकी परिधि भी कहते हैं, ठीक है ना, परिमाप या परिधि कहते हैं। और ये हमें दे रखी है इसमें 6 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये इस वृत्त की के परिमाप की बात इसमें की गई है। यहाँ आप देखेंगे जिसका परिमाप, तो वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर 6 पाई सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर परिधि का हम सूत्र लगाते हैं, जैसे 2 पाई आर, ये परिधि का सूत्र होता है। परिधि यहाँ पर दे रखी 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर के मान के लिए हम 6 पाई को 2 पाई से काटेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने ये क्यों निकाले, क्योंकि आर त्रिज्या से हम अब क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल
हमें चाहिए और वृत्त के वो बराबर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहले हम वृत्त का निकालें और वही उसका होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो वृत्त का निकालें चाहे त्रिभुज का निकालें, हम वृत्त का निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई वैसे ही रख देते हैं, आर का मान 3 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 9 पाई। तो यही वृत्त का भी है और यही त्रिभुज का है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल गया 9 पाई। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम यहां लगाते हैं त्रिभुज का ही क्षेत्रफल का सूत्र। तो जो त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। तो देखिए क्षेत्रफल आपको पास पता है 9 पाई है, तो आप यहां रखें 9 पाई और 1/2 और आधार आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ये रखा 8 और ऊंचाई आपसे ज्ञात करने को कहा गया है। तो 2 से आप 8 को घाटें 4, तो यहाँ पर 9 पाई बराबर 4 गुणित ऊंचाई। तो 4 का भाग हम लगाएंगे इसमें, तो 9/4 और बराबर हमारी होगी ऊंचाई। तो 9 को हम जब 4 से काटेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.25 और पाई, क्योंकि यहाँ पर जो 9 है ना इसके साथ पाई भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिए ये विकल्प हमें दे रखा है, यहाँ पाई दिया है, यहाँ 2.25 दे रखा है, यहाँ सिर्फ 2 है और यहाँ पर 2.25 पाई। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट का निशान लग गया, ये नहीं है, ठीक है ना, ये। तो ये हमारा उत्तर होगा विकल्प इसमें डी। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज वृत्त को कनेक्ट करते हुए अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर दिए रखे हैं कुछ आंकड़े और इन आंकड़ों के बहुलक, माध्यक तथा परिसर का माध्य निकालना है। देखिए यहाँ पर भी बहुलक भी पूछा है, माध्यक भी पूछा है और परिसर भी पूछा है और फिर इनका माध्य पूछा है। तो यहाँ पर भी 4 बातें पूछ ली गई है। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार के आंकड़े दे रखे होते हैं, सबसे पहला काम है आपको इनको एक क्रम में जमाना। तो यहाँ पर हम बात करें इनको जमाने की, तो आरोही क्रम में इन्हें जमा लें, पहले सबसे छोटे मान को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। तो देखिए यहाँ पर जमाते हैं 1 2 2, यहाँ पर 2 बार है, 2 बार लिखेंगे 3 3 भी यहाँ पर 2 बार है, इसी के साथ में 4 है, 4 4 4 और फिर आ जाता है इसमें 6 और फिर है 8 8 9 और 14। इससे जमाने से होगा ये कि आप आसानी से संख्याओं को ढूंढ पाएंगे। अब यदि यहाँ पर गिनती करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान यहाँ पर है। तो 13 संख्याएं, 13 आंकड़े यहाँ पर हैं। अब देखिए यदि हम बात करें माध्यक की, तो माध्यक क्या होता है? तो माध्यक मतलब जैसे आपके पास n बराबर, थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ, n बराबर 13 संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे 7 संख्याएं इधर और 7 उधर की छोड़ सकते हैं और जो बीच नंबर की, सॉरी 7 नहीं 6 संख्याएं, क्योंकि हमारे पास टोटल 13 है, तो 6 इधर की 6 उधर की छोड़िए और 7वें नंबर पर जो अंक आ रहा है वही आपका माध्यक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 इधर से छोड़ दी और 1 2 3 4 5 6 इधर से छोड़ दीजिए और ये 7वें नंबर पे जो आ रहा है ना, ये ही आपका माध्यक है। और आप इसे सूत्र से निकालना चाहते हैं तो फिर आप इस प्रकार से करें, जैसे कि n + 1/2। n का मतलब जितना आपके पद हैं, तो यहाँ पर n का मान जब ये तब लगाना जब विषम संख्या आपका आंकड़ों की संख्या हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 13 13 + 1/2, तो ये 14 2, तो यहाँ पर होगा 7वां पद। 7 उत्तर नहीं है, 7वें पद को देखना है और 7वें पद पर हम जाएंगे तो वो होगा 4। देखिए यह आपका 7वां पद होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां पद। तो माध्यक यहाँ पर निकल के आ गया 4। अब हम बात करें इसमें बहुलक की,
तो बहुलक का मतलब है वो अंक, वो आंकड़ा जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है, वही आपका बहुलक है। तो यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर 4 अंक ही 3 बार आ रहा है, बाकी सब 2 बार आ रहा है, कोई 1 बार आ रहा है। तो यदि हम बात करें इसमें बहुलक की, तो बहुलक भी यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4। अब आते हैं परिसर पर। तो परिसर की यदि बात करें तो परिसर क्या होता है, परिसर जो होता है सबसे उच्च मान और सबसे निम्न मान का अंतर। तो सबसे उच्च मान देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना है, 14। सबसे निम्न मान देख रहे हैं कितना है, 1। तो 14 में से आप 1 घटाएंगे, ये आपका परिसर हो जाएगा 13। ठीक है ना। तो 13, 4 और 4। अब इनका हमें निकालना है माध्य। ठीक है ना। तो इन तीनों का माध्य निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 + 4 + 13 और बटे 3 करेंगे। माध्य मतलब वही औसत निकालना है। यहाँ पर 4 4 8 और 13 उसमें मिलाते हैं तो ये 3 4 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 और 1 2 बटे 3 7 हमारा उत्तर आ गया, विकल्प डी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि इनमें से प्रत्येक एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने वालों की संख्या बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एक छोटे से सूत्र का प्रयोग करके इस टाइप के आप कई सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो पार्टी में पुरुष की संख्या कितनी है, 10। यही संख्या आपको ध्यान रखना है। इस संख्या को मान लीजिए मैं n से प्रदर्शित कर देता हूं। यहाँ पर n बराबर 10 पार्टी में पुरुष हाथ मिलाने वाले पुरुषों की संख्या 10 है। तो हमें यहाँ पर सूत्र इसके लिए प्रयोग में लाना है n-1/2। ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह आप क्या करेंगे, उन पुरुषों की संख्या जो पार्टी में उपस्थित थे 10 और यहाँ पर 10 - 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 9/2। तो 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45। तो यहाँ पर पार्टी के अंदर हाथ मिलाने की जो संख्या थी, कुल संख्या मतलब कितनी बार हाथ मिलाए गए, सीधा सीधा ये प्रश्न हमसे कह रहा है ना, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो यहाँ पर 45 बार हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि संख्या जो है 15 हो जाती है, 16 हो जाती है, 20 हो जाती है, 8 हो जाती है, तो आप यहाँ पर मान रखें, मतलब एक तो संख्या ले लें और एक उससे कम कर दें, उसमें 2 का भाग दे दें। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एक बार सूत्र को दिमाग में हम समझ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 था, 10 में से 1 कम किया है और फिर इसमें 2 का भाग लगा लिया हमने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़कर ही आप उत्तर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या की यदि हम बात करें तो इसके गुणनखंड 7, 8 या 9 या 6 कितने होंगे। तो हम बात करें इसके गुणनखंडों की, तो देखिए 1 होगा इसका गुणनखंड, इसी के साथ में 2 होगा, चलिए 2 होगा, 3 भी होगा, इसी के साथ में 3 के बाद में 6 होगा और 6 के बाद हम आगे चलते हैं तो 7 भी होगा, 14 भी होगा, 21 और 42। 1 2 3 6 7 14 21 और 42। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। तो विकल्प बी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। इसके गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। दोस्तों मैथ्स की जो क्वेश्चन है ये क्या है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है इनको वीडियो कंप्लीट करने में। साथ ही साथ व्यूअर्स जब देखते हैं तो उन्हें भी क्या है, फिर जल्दबाजी करते हैं समझाने में, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता और थोड़ा यदि पूरी तरह समझाते हैं तो उनको वीडियो लंबा लगता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर बहुत सीमित रखी है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद जरूर आया होगा और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।